आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान और अमेरिका में एक बार फिर तेज होती जंग की। टीएमसी को लेकर मुश्किल में फंसे चुनाव आयोग की। देखेंगे कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी पर लगाए क्या आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर क्या है ताजा अपडेट। जानेंगे क्यों एक बार फिर विवादों में फंसी महाराष्ट्र सरकार। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे फॉर्म 6 में हुए बड़े बदलाव की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एआईएडीएमके प्रमुख पलानीस्वामी को लग सकता है बड़ा झटका। 10 विधायक दे सकते हैं पार्टी से इस्तीफा। बहुमत के करीब पहुंची सीएम विजय की टीवी के। बद्रीनाथ चढ़ावा चोरी मामला, सीसीटीवी में मिले अहम सुराग। 3 बार गणना कक्ष में जाता दिखा आरोपी, नोट सिक्के लेकर बाहर निकला। बीजेपी पर जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन लोटस चलाने के लगे आरोप। आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, वोट आप किसी को भी दीजिए, बीजेपी आपके चुने हुए प्रतिनिधि को अपने साथ गिन लेगी। मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक सुबह 11 बजे से होगी शुरू। 20 जुलाई से शुरू हो रहा है मॉनसून सत्र। बढ़ता जा रहा E20 पेट्रोल विवाद, गाड़ियों के पार्ट्स खराब होने का किया जा रहा दावा। बड़ी पार्ट्स की खपत, बंद हो जा रही गाड़ियां। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम एशिया में एक बार फिर जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ईरान में ताबड़तोड़ हवाई हमले किए हैं। वहीं पलटवार करते हुए ईरान ने खाड़ी के 5 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया। ईरान ने अमेरिका को धमकी भी दी है कि समझौता तोड़ना उसे बहुत भारी पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका ईरान युद्ध फिर से भड़क उठा है। दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रही हैं। ईरान के कई शहरों से धमाकों की आवाजें आ रही हैं। लगातार सायरन बजते सुनाई दे रही हैं। वहीं ईरान के पलटवार से पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों पर धमाकों की आवाजें सुनी जा रही हैं। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनी का बयान भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका को चेतावनी दे दी है। कहा है कि ईरान कुछ भी नहीं भूला है, वो आयतुल्लाह अली खामनी की जान का बदला जरूर लेगा, जिससे जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। इस बीच ईरान के सुप्रीम लीडर के सलाहकार मोहसिन रेजाई ने कहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट ईरान के लिए रणनीतिक रोकथाम का हथियार है और देश अपनी रक्षा क्षमता व राष्ट्रीय ताकत के दम पर अपने हितों और सुरक्षा की रक्षा करेगा। बता दें कि आईआरजीसी ने एक बार फिर से हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान कर दिया है। कह दिया है कि अब अगले नोटिस तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अब ये तभी खुलेगा जब अमेरिका सरेंडर करेगा, समझौता करेगा, और ये समझौता ईरान की शर्तों पर होगा। जिसके बाद अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी है। अमेरिका ने बहरीन बेस से मिसाइलें दागी जो चाबहार, बुशैर, बंदर अब्बास और सीरिक में गिरी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम की तरफ से कहा गया है कि करीब 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिसमें ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अमेरिकी सेना ने कहा है कि इन हमलों में ड्रोन साइट, नौसैनिक क्षमताएं, गोला बारूद रखने की जगह, कम्युनिकेशन नेटवर्क और तटीय निगरानी केंद्र को निशाना बनाया गया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने कहा है कि ईरान को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन ईरान भी चुप नहीं बैठा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि कीमत अब अमेरिका को चुकानी है। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक पश्चिम एशिया पर अमेरिका का दखल खत्म नहीं होता, तब तक हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं हो पाएगी। वहीं आईआरजीसी की तरफ से दावा किया गया है कि उसने यूएई, जॉर्डन, कतर और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं, बल्कि झुकना अमेरिका को ही पड़ेगा। ऐसे में सभी की नजरें पश्चिम एशिया पर बनी हुई हैं कि आखिर अब आगे क्या होने वाला है। पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव बढ़ता जा रहा है, तो पश्चिम बंगाल में भी बवाल थमता नजर नहीं आ रहा। टीएमसी में बगावत चल रही है। ममता बनर्जी से उनकी ही पार्टी को छीनने की पुरजोर कोशिश हो रही है। 6 जुलाई को दोनों गुटों की तरफ से अपना जवाब चुनाव आयोग को दाखिल कर दिया गया, लेकिन अब फैसले की घड़ी आ चुकी है और निगाहें चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं। देखिए रिपोर्ट। 4 मई को विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ममता बनर्जी की टीएमसी में भूचाल आया हुआ है। पहले पार्टी के सांसदों और विधायकों ने बगावत की और अब बागी विधायकों ने टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पर अपना दावा ठोक दिया। उनका कहना है कि वो असली टीएमसी है। मामला चुनाव आयोग में पहुंचा हुआ है और अब फैसला चुनाव आयोग को करना होगा। और बड़ी बात तो ये है कि चुनाव आयोग को हर हाल में फैसला करना है। इसकी वजह है 24 जुलाई को 3 राज्यसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव, जिसके लिए नामांकन की आखिरी तारीख 14 जुलाई है।
सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के अधिकृत उम्मीदवार कोई एक गुट ही उतार सकता है, यानी अब चुनाव आयोग के पास टाइम कम है। ऐसे में आज दोनों पक्षों की दलील सुनी गई, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में दोनों गुट अपने अपने प्रत्याशी उतारने के लिए टिकट भी बांटेंगे। लेकिन जब तक चुनाव आयोग फैसला नहीं देगा, दोनों गुट अपने उम्मीदवारों को किस पार्टी का उम्मीदवार बताएंगे। इतना ही नहीं, बल्कि चुनाव आयोग का फैसला इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी को अपना पोलिंग एजेंट भी नियुक्त करना होगा। तो जब तक फैसला नहीं आएगा, कैसे साफ होगा कि कौन सा पोलिंग एजेंट किस गुट का है? क्योंकि राज्यसभा चुनावों के लिए विधायकों के मतपत्रों के वेरिफिकेशन के लिए राजनीतिक दल अपने अधिकृत एजेंट नियुक्त करते हैं। वो ये तस्दीक करते हैं कि विधायक अपना वोट पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को ही दे रहे हैं या नहीं। अगर दोनों गुट अलग अलग फॉर्म दाखिल करते हैं तो चुनाव आयोग को चुनाव से पहले फैसला लेना होगा। अब देखना होगा कि चुनाव आयोग क्या फैसला करता है। बंगाल की सियासत में मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा, तो माहौल बदहाल शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक को लेकर भी गर्माता जा रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन अब बीजेपी के गले की फांस बन गया है। युवा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर डटे हुए हैं, तो वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का समर्थन भी युवाओं में हर रोज हौसला भर रहा है। तो क्या है बीजेपी के प्रदर्शन से जुड़ा ताजा अपडेट? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी दिल्ली के जंतर मंतर पर लगातार प्रदर्शन कर रही है और आज इस प्रदर्शन का 23वां दिन रहा। इस दौरान सरकार के खिलाफ युवाओं का गुस्सा कम नजर नहीं आया। वो बुलंद तरीके से अपनी मांग को दोहराते हुए नजर आए। तो वहीं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन ने उनका हौसला और ज्यादा बढ़ा दिया है। वांगचुक लगातार अनशन पर बैठे हैं और आज उनके अनशन का 15वां दिन है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, वजन कम होता जा रहा है, फिर भी उनका हौसला मजबूत है। वो अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं और ये प्रदर्शन बीजेपी के गले की फांस बनता जा रहा है। इस बीच पार्टी संस्थापक अभिजीत तिप्के ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने लिखा, सिस्टम के अंदर मौजूद हमारे कुछ सूत्रों ने हमें बताया कि संसद तक हमारे शांतिपूर्ण मार्च से पहले जंतर मंतर पर हो रही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में बाधा डालने के लिए बाहर से गुंडे भेजने की योजना बनाई जा रही है। दिप्के के ट्वीट ने युवाओं का गुस्सा और ज्यादा बढ़ा दिया है। इस बीच डीबी लाइव के संवाददाता इकरार जब जंतर मंतर पहुंचे तो उन्हें भी वहां युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। एक युवा ने तो हमारे संवाददाता से बातचीत में मोदी सरकार को चेतावनी दे डाली कि अगर उनकी मांग को पूरा नहीं किया गया तो ये प्रदर्शन और विकराल रूप लेगा। इसके अलावा एक बुजुर्ग ने शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को लेकर सरकार पर सवालों की बौछार कर डाली। कुछ ने तो शिक्षा व्यवस्था में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया। यानी साफ है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ हर वर्ग में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इतना ही नहीं, अब ये प्रदर्शन सियासी मोड़ भी ले चुका है। आए दिन इस प्रदर्शन में तमाम सियासी दलों के नेता पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज भी जंतर मंतर पहुंचे। उन्होंने युवाओं की हक की आवाज उठाई और सरकार पर तीखे सवाल दागे। इससे पहले भी युवाओं को अपना समर्थन देने कई नेता और अभिनेता प्रदर्शन स्थल पहुंच चुके हैं, जिससे बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है, जिससे सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। तो कटघरे में बीजेपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर भी खड़ी है। इसी विवाद में एसआईटी की जांच आखिरी चरण में पहुंच गई और जल्द ही फाइनल रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। आज इस मामले में कई बड़े खुलासे हुए, जिससे बीजेपी पर उठने वाले सवालों ने रफ्तार पकड़ ली है। तो क्या है राम मंदिर को लेकर ताजा अपडेट? जानेंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जारी एसआईटी की जांच अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और अब तक हुए खुलासे में काफी कुछ ऐसा निकलकर सामने आया जिससे शक की सुई बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों पर अटकी रही है। शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद ने यहाँ तक कह दिया कि राम मंदिर में बीजेपी और आरएसएस का कार्यालय चल रहा था और अब खबर सामने आ रही है कि जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसी दिन से चोरों की योजना भी तैयार कर ली गई थी। यानी पहले दिन से ही राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में चोरी की रकम का जो अनुमान अभी लगाया जा रहा है वो उससे कई गुना ज्यादा होने की आशंका दिख रही है। हर चीज में चोरी हो रही थी और ट्रस्ट से जुड़े लोग आंख बंद किए थे। 15 जुलाई तक एसआईटी अपनी जांच पूरी कर लेगी और रिपोर्ट सौंप देगी। ऐसे में और भी आरोपियों के नाम सामने आने की उम्मीद बढ़ गई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर हर कोई बात कर रहा है। विपक्ष खुलकर सरकार पर आरोप लगा रहा है, लेकिन अब तक इस मामले में पीएम मोदी ने कोई टिप्पणी नहीं की। ऐसे में विपक्ष ने उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी को घेरते हुए कहा, हर चीज का श्रेय लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी जवाबदेही के नाम पर मौन मोदी बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी, देश जानना चाहता है ये चुप्पी क्यों? मोदी जी के संरक्षण में बीजेपी आरएसएस द्वारा सुनियोजित तरीके से आस्था के नाम पर किए जा रहे इस विश्वासघात के लिए देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में जांच, फॉरेंसिक ऑडिट, जवाबदेही तय करने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग भी की है। देखना होगा कि विपक्ष की इन मांगों पर क्या कुछ सुनवाई होती है और विपक्ष के इतने हमले के बाद
पीएम मोदी अपनी चुप्पी तोड़ते हैं या फिर नहीं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हुए खुलासों ने बीजेपी की सांसें अटका दी हैं। तो इधर महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना को लेकर सीएजी की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने राज्य का सियासी पारा हाई कर दिया है। सीएजी की रिपोर्ट में योजना के बजट और वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर कमियां सामने आई हैं, जिसके बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा प्रशांत भूषण ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना को लेकर एक बार फिर सियासी घमासान तेज हो गया है। कैट की रिपोर्ट में योजना के बजट और वित्तीय प्रबंधन पर सवाल उठाए जाने के बाद वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि मोदी सरकार की योजनाओं में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और वित्तीय गड़बड़ियां हो रही हैं। हमने यूपीए सरकार के समय हुए भ्रष्टाचार को उजागर किया और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाया, जिससे बीजेपी को सत्ता में आने में मदद मिली। लेकिन मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार पिछली सरकारों के समय से कहीं ज्यादा है। सरकार की हर योजना भ्रष्टाचार से भरी हुई है। दरअसल कैग के ऑडिट में सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में लाड़की बहन योजना के लिए 29,693 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया था, लेकिन योजना पर कुल 33,237 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, यानी स्वीकृत बजट के करीब 3,541 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हुए। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से मार्च 2025 के बीच करीब 15,586 करोड़ रुपए बिना तत्काल जरूरत के वर्चुअल पर्सनल डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफर किए गए, जिसे कैग ने धन का भंडारण बताया है। जैसे आप जानते हैं कि इस योजना को लेकर पहले भी कई सवाल उठ चुके हैं। सख्त ई-केवाईसी और जांच के बाद लाखों महिलाओं के नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए गए। वहीं अपात्र महिलाओं और 14,000 से ज्यादा पुरुषों द्वारा योजना का लाभ लेने के मामले भी सामने आए थे। इस योजना में इतनी खामियों को लेकर विपक्ष का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक फायदा लेने के लिए योजना को जल्दबाजी में लागू किया गया और अब सरकारी खजाने पर बढ़ते बोझ के कारण जरूरतमंद महिलाओं के नाम काटे जा रहे हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि कैग की आपत्तियों और प्रशांत भूषण के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार क्या जवाब देती है। महाराष्ट्र की लाड़की बहन योजना को लेकर एक बार फिर कई सवाल उठ रहे हैं और बीजेपी घिरी हुई है। वहीं पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी मोदी सरकार को आईना दिखा दिया है। बताया है कि पहले की सरकारों के समय चुनाव आयोग के फैसलों पर विपक्ष क्यों सवाल नहीं उठा पाता था। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मोदी राज में चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर बना हुआ है। उसकी कार्यशैली में बीजेपी के लिए झुकाव साफ तौर पर देखने को मिलता है। यहाँ तक विपक्ष कई बार ये कह चुका है कि चुनाव आयोग अब मोदी सरकार की कठपुतली बन चुका है। वहीं अब पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी की किताब ने सनसनी मचा दी है। उन्होंने अपनी आने वाली किताब इंडिया एंड आई 100 मेमोरीज नॉट ए मेमोयर में कई खुलासे किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और चुनाव आयोग से जुड़ा एक किस्सा भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने किताब में बताया कि कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब विपक्षी नेताओं की तरफ से चुनाव आयोग पर सवाल उठाया गया था और आरोप लगाए गए थे और एक निष्पक्ष संस्था पर दाग लगता देख पीएम मनमोहन इतना हताश हुए कि वो खुद की जान देने की बात करने लगे। इस वाक्य का जिक्र करते हुए एसवाई कुरैशी ने किताब में लिखा है, मैं अपनी जान दे दूंगा। ये शब्द 2012 में प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से तब कहे थे जब निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर कुछ मंत्रियों की बेतुकी बयानबाजी से आहत हुए कुरैशी ने अपनी नाराजगी प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाई थी। मनमोहन सिंह ने कुरैशी से ये भी कहा था कि निर्वाचन आयोग केवल भारत का गौरव नहीं बल्कि देश के लोकतंत्र की आत्मा है और अगर हमने इसे खो दिया तो सब कुछ खो देंगे। वहीं पूर्व सीईसी कुरैशी के इस खुलासे से मोदी सरकार घिर गई है। सवाल उठ रहे हैं कि एक तरफ उस वक्त के पीएम मनमोहन सिंह थे जो चुनाव आयोग की साख पर सवाल उठने के बाद खुद की जान देने को तैयार थे और दूसरी तरफ पीएम मोदी हैं जो बुरी तरह से घिरे हुए हैं। उन पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के जरिए जीत हासिल करने के आरोप हैं। विपक्ष तो कई बार सबूत तक दिखा चुका है, लेकिन फिर भी चुनाव चोरी हो रही है, जमकर धांधली हो रही है और पीएम मोदी हमेशा की तरह चुप्पी साधे हुए हैं। वह इस खुलासे के बाद पीएम मोदी बुरी तरह से गिर गए हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे फॉर्म 6 में हुए बड़े बदलाव की। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव किया है। अब ऑनलाइन आवेदन के दौरान ये जानकारी भी मांगी जा रही है कि पिछली एसआईआर मतदाता सूची में आवेदक, उसके माता पिता या दादा दादी का नाम दर्ज था या नहीं। इस बदलाव को लेकर कानूनी सवाल उठ रहे हैं, जिसे लेकर सियासी पारा चढ़ गया है।
देखिए रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए इस्तेमाल होने वाले ऑनलाइन फॉर्म 6 में बड़ा बदलाव किया है। अब नई मतदाता सूची में ये जानकारी भी मांगी जा रही है कि पिछली एसआईआर मतदाता सूची में उनका, उनके माता पिता या फिर दादा दादी का नाम दर्ज था या नहीं। खबरों के मुताबिक चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल पर मौजूद फॉर्म 6 में जे और के नाम के 2 नए सेक्शन जोड़े गए हैं। इनमें आवेदकों को 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला, पिछली एसआईआर मतदाता सूची में आवेदक का अपना नाम मौजूद था। दूसरा, उसके माता पिता या दादा दादी का नाम सूची में दर्ज था। तीसरा, ना तो आवेदक और न ही उसके माता पिता या दादा दादी का नाम पिछली एसआईआर मतदाता सूची में था। अगर आवेदक पहला या दूसरा विकल्प चुनता है तो उसे संबंधित विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और मतदाता सूची का सीरियल नंबर भी बताना होगा। हालांकि इस कॉलम को अनिवार्य नहीं बनाया गया है। वहीं तीसरा विकल्प चुनने पर आगे कोई जानकारी नहीं मांगी जा रही। लेकिन ऐसे आवेदनों पर क्या फैसला होगा, इसे लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। फिलहाल ये बदलाव सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म में दिखाई दे रहा है। वेबसाइट से डाउनलोड होने वाले फॉर्म 6 की हार्ड कॉपी में नए विकल्प मौजूद नहीं है। इस बदलाव को लेकर कानूनी सवाल भी उठने लगे हैं। जानकारों के मुताबिक फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव के लिए कानून मंत्रालय की अधिसूचना जरूरी है। ऐसे में